वेलकम टू गाइडली। गाइडली के ऊपर जो ऑल मॉड्यूल्स ABCD आपके लिए कवर करवाए जा रहे हैं क्विज MCQ सीरीज़ के थ्रू। ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है, इससे आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाए जा रहे हैं। जिस चीज़ का जिक्र आता है उस MCQ के अंदर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चंस भी जो बनते हों उनका भी आप आसानी से जवाब दे पाएँ। तो PPB के लिए सेशन 6 हम ले आए हैं, 1 to 5 आपके लिए स्ट्रीम कर रहे हैं। प्लेलिस्ट के अंदर लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस ऐड की गई हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक तरीके से FD का ही एक अनुरूप है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका टेन्योर जो है वो आप बाद में बता पाएंगे जब आपको पता होगा ये कि ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपको पता है कि मैक्सिमम टेन्योर 1 साल का रहता है, ठीक है। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। 7 दिन मिनिमम 7 दिन और 1 साल मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की जो अवधि होती है वो मैक्सिमम 1 साल की होती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की अवधि जो होती है वो मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल रहती है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है कि ये बोरोइंग करने के लिए माध्यम बनाए गए हैं, मीडियम बनाए गए हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करके मार्केट से पैसा उठाया जा सके। ट्रांसफ़र ऑफ मनी मेड टू अ कंट्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री इज़ नोन एज। एक कंट्री के अंदर, मान लीजिए इंडिया के अंदर किसी दूसरे कंट्री ने, अमेरिका ने मान लीजिए, वहाँ से किसी ने फॉरेन कंट्री से पैसा आपके पास आया है, तो इस रेमिटेंस को क्या बोला जाएगा? तो इसे बोला जाएगा इनवार्ड रेमिटेंस। इनवार्ड रेमिटेंस क्यों? क्योंकि इनसाइड आपके ये पैसा आ रहा है कंट्री के। इनवार्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो मोस्टली जो NRIs हैं उनके द्वारा ही भेजे जाते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या बिजनेस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, आपको पता है। प्लेसमेंट, लेयरिंग, ठीक है, पहले प्लेस किया जाता है वो पैसा फाइनेंशियल इकोनॉमी के अंदर, फिर उसको लेयर किया जाता है, ठीक है, इकट्ठा करके, और बाद में उसको इंटीग्रेट एक जगह कर लिया जाता है। वो दिखाया जाता है कि जो लॉन्डर कर दी गई है मनी, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर दिया गया है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर उसको डाल दिया गया है। तो प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन तो होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। 3 स्टेजेस जो हैं वो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, और वी कैन से व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी। मिनिमम नंबर कितने होते हैं वो आपको बताने हैं। मैक्सिमम, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नो लिमिट, ठीक है। और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, वो इसके अंदर बताऊंगा मैं, कि अगर एक सब्सिडरी कंपनी है कोई, ठीक है, चलिए पहले वो बाद में जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि पब्लिक मनी जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने आवश्यक हैं? तो ये होने चाहिए मिनिमम 7। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो अपर लिमिट। सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर कंपनी दैट इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, ठीक है, इवन इफ रजिस्टर्ड एज प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी के तौर पे भी रजिस्टर्ड है तो उस सब्सिडरी कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा, अगर वो किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी है जो प्राइवेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका। ATM के बारे में आपको बताना है। पिछले सेशन से अगर आपने ध्यान से सुने हो तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जी नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है, दे आर प्राइमरली यूज्ड टू परफॉर्म सम बैंकिंग फंक्शन सच एज विड्रॉल ऑफ कैश। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हो गया गलत आपका, ठीक है। कैश वगैरह इनकैश करने के लिए आप ये विड्रॉल करते हैं। कमेटी जो थी C रंगरंजन थी। मैंने आपको बताया कि जो ATMs होते हैं वो वाइट लेबल, ब्राउन लेबल ATMs होते हैं, और वाइट ब्राउन क्या है, रंग से रिलेटेड है, और रंग से रिलेटेड आपकी जो कमेटी है उसने ही रिकमेंडेशन दी थी कि ATM सेटअप किए जाने चाहिए। तो रंग से रंगरंजन, तो ऑप्शन 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ बैंक कस्टमर रिलेशनशिप में बी टर्मिनेटेड। किस केस के अंदर, ये एक तरीके से केस स्टडी है कि किस केस के अंदर बैंक और कस्टमर की जो रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट हो सकती है।
मिस्टर केस वन है, मिस्टर संजू हैज शिफ्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई एंड रिक्वेस्टेड द बैंक टू क्लोज हिज डिपॉजिट अकाउंट, और उसने रिक्वेस्ट किया है कि मेरे अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए। जी बिल्कुल, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कस्टमर, उसकी चॉइस है कि वो अपना अकाउंट चालू रखना चाहता है कि नहीं चाहता, उस पर थोपा नहीं जा सकता कि आपको ये अकाउंट चालू ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अनटिल और अनलेस कोई स्पेसिफिक अकाउंट हो आपके, जैसे कि पीपीएफ हो गया, ठीक है, लेकिन वरना आपका अगर नॉर्मल अकाउंट है तो आप उसे बंद करवा सकते हैं। तो आंसर ये आपका बिल्कुल सही है, टर्मिनेट हो सकती है रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, बैंक हैज़ रिसीव्ड ए नोटिस, बैंक को एक नोटिस मिला है विद ए कन्फर्मेशन अबाउट इट्स थ्रू मेडिकल रिपोर्ट्स दैट मिस्टर सुंदर वन ऑफ इट्स कस्टमर इज इनसेन। अगर इनसेन घोषित हो जाता है कोई, ठीक है, और मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ ये सबूत मिला है और बैंक को नोटिस आया है, तो भी बैंक उसको अकाउंट को क्लोज कर सकता है, क्योंकि इंसैनिटी के केस में कस्टमर को आपको अकाउंट को बंद करना पड़ता है। ठीक है, लुनेटिक या इंसेन कस्टमर हो तो ये आपका राइट बनता है कि आप उसे बंद कर सकते हैं अकाउंट को। नेक्स्ट है, ऑन रिसीविंग कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर मिला है कि मिस्टर श्याम हैज़ बीन एडजस्ड बैंकरप्ट, बैंकरप्ट घोषित हो गए हैं, उस केस में भी आप अकाउंट बंद कर सकते हैं। 1, 2, 3 और राइट टू सेट ऑफ भी आप लगा सकते हैं अगर बैंकरप्ट हो जाता है कोई तो। ठीक है, इंसेन घोषित हो जाता है तो भी, और डिसीज हो जाता है तो भी, ये सारे आपके राइट हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके राइट हैं, आप कर सकते हैं। तो इसमें बनेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यही सारा डिटेल इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट है, इफ़ ए बैंक लेंड्स मनी टू ए माइनर टू मीट्स एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, देन बैंक कैन रिकवर द मनी फ्रॉम। जो माइनर के जो एसेट्स हैं उनसे रिकवरी की जा सकती है अगर वो लोन जो दिया गया था वो माइनर की नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए दिया गया था, वरना तो लोन नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर उसकी नेसेसिटीज़ जो है माइनर की, उसके लिए लोन दिया जाता है तो लोन दिया जा सकता है। और सेक्शन 68 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर इज़ लायबल फॉर सच लोन्स। कौन से लोन्स? जो नेसेसिटीज़ के लिए उसे दिए गए हैं। ठीक है, वरना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग 18 साल की उम्र होनी ज़रूरी है। ठीक है, माइनर के केस में अलग सी डेफिनेशन है, थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, पहले भी आपको बताई हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन रिलेशन टू करंट अकाउंट? करंट अकाउंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट कैन बी ओपनड बाय अ पर्दा नसीन वीमेन, पर्दा नसीन के द्वारा नहीं खोला जा सकता। ठीक है, ब्लाइंड पर्सन के द्वारा नहीं खोला जा सकता। सेविंग में हो जाता है, आपका केस बनता है ब्लाइंड। ठीक है, लॉकर्स की सुविधा मिल जाती है, तो इसके स्पेशल केसेस आपको इस सीरीज़ के अंदर टाइम टू टाइम बताए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी करंट अकाउंट की बात चल रही है। इलिटरेट या आप पर्दा नसीन, ठीक है, या ब्लाइंड पर्सन, माइनर, उनके द्वारा ये अकाउंट नहीं खोला जा सकता। करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है। एन इंटरेस्ट ऑफ नॉट मोर देन 2.75 इज पेएबल बाय बैंक। जी नहीं, इंटरेस्ट 0% का पे किया जाता है, कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं पे किया जाता। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट टू बी विड्रॉन बाय अकाउंट होल्डर एट एनी टाइम। बिल्कुल ठीक बात है, कितनी ही ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप गिनती में ही कोई ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सारा बताया गया है कि इंटरेस्ट कोई भी पे नहीं होता। करंट अकाउंट माइनर्स, पर्दा नसी, इलिटरेट और ब्लाइंड पर्सन के द्वारा नहीं खोला जा सकता। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट टू बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड बाय अकाउंट होल्डर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये आपको नज़र में बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही कहा जाता है कि रिवाइवल जो है आपका, उसकी चेन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। जब कोई टाइम बार्ड हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, उस केस में आपका व्यू में आता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। वो कितने साल का होता है? वो 5 साल का होता है, 10 साल का या 12 साल का, ये आपको कमेंट करके बताना है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन किस डॉक्यूमेंट से देखा जाता है, या कौन सा डॉक्यूमेंट है जो एंटाइटल करता है कि एक्शन लिया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंडर में। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और ये जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो कौन सा होता है? हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट के साथ इसकी आप हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट जो है उनके साथ लिंक करके देखते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन का वो ख़त्म तो नहीं हो गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज ऑपरेट्स ई रूपी? ई रूपी आपको पता है आरबीआई ने पूरा इसके लिए कैंपेन चलाया हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेट कौन करता है? ई रूपी को
आरबीआई करता है। ठीक है, ई रूपी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इस सीरीज़ की जो खास बात है कि टॉपिक के बारे में आपको बताया जाता है। ई रूपी वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अगस्त 2021 बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ई रूपी एक इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन है। ई रूपी एक सीमलेस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है। ई रूपी एक क्यूआर कोड है या एक एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है। क्यूआर कोड भी हो सकता है जिसको स्कैन करके वो पैसे उतने ले सकता है, या एक स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर भी हो सकता है जो डिलीवर किया जाता है बेनिफिशियरी के मोबाइल पे। इससे क्या होता है कि आपको किसी भी स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिजिटल पेमेंट ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ती, कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती और इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं उस मर्चेंट को जो एक्सेप्ट कर रहा हो ई रूपी को। ठीक है, ई रूपी जो ऑथराइज्ड बैंक्स हैं उनके द्वारा ही ये इशू किया जा सकता है आज की डेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, NACH। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था जो आपकी हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होती हैं, बल्क ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको ऑनर करने के लिए, चाहे कलेक्शन हो किसी तरीके का, म्यूचुअल फंड की सिप्स हो आपकी, ठीक है, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल हो, उनको जो कलेक्शन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो माध्यम यूज़ किया जाता है वो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है जो ये सुविधा प्रदान करता है। और जो आपकी सैलरीज हैं, पेंशन हैं, डिविडेंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, उनकी पेमेंट्स हैं, तो इस या इंटरेस्ट की पेमेंट है, वो सारी जो है वो नाच के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस आपकी जो रीअकर करती है, रिपीटेटिव होती है, तो मैन्युअली उनको ना करना पड़े, इसीलिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का निर्माण किया गया था। चलिए इसको देखते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड विद एन एम टू कंसोलिडेट मल्टीपल ECS सिस्टम इन द कंट्री। बिल्कुल ठीक बात है। ECS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जिसके तहत कस्टमर क्या करता है, एक परमिशन देता है कि मेरे अकाउंट को डेबिट करके इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। इसे ECS मैंडेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेट मल्टीपल ECS सिस्टम्स है उनको कंसोलिडेट करने का काम करता है नाच। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय NPCI फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स। तो बिल्कुल ठीक बात है, NPCI इसको इम्प्लीमेंट किया गया था NPCI के द्वारा। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग बल्क ट्रांजेक्शन्स टुवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज़। बिल्कुल ठीक बात है, तो मैंने आपको अभी बताया कि बल्क जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें सब्सिडीज़ भी काउंट कर लीजिएगा। तो ये आंसर बनेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द टर्म फ्रॉड। फ्रॉड से रिलेटेड कौन सा आंसर आपका सही नहीं है? ठीक है, इट इज़ टाइप ऑफ क्राइम कमिटेड फॉर पर्पज ऑफ गेनिंग फाइनेंशियल गेन। बिल्कुल सही बात है, ये इसकी डेफिनेशन है। एक फाइनेंशियल गेन के लिए जो कमिट किया जाता है क्राइम, उसे फ्रॉड काउंट किया जाएगा। इट कैन बी कमिटेड ओनली अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। बिल्कुल गलत बात है, एक कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकता है, एक फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के अगेंस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया नोट करेक्ट, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल गलत बात है और ये आपका हो गया ठीक। ठीक है, लेकिन पूछा गया आपसे नोट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, तो ये आंसर आपका बन नहीं सकता। ठीक है, इसलिए एक तो आपका ये बन सकता है। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेंशनल यूज ऑफ डिसेप्शन टू एक्वायर एन अनफेयर एडवांटेज। पाने के लिए किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए इसे भी डेफिनेशन दी जा सकती है। एक इंटेंशनल यूज जो होता है किस चीज़ के लिए? अनफेयर एडवांटेज पाने के लिए, तो ये भी एक फ्रॉड का उदाहरण है, तो आपका आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है, एक कंपनी एक्स जो बिजनेस करती है लोन देने का टू द पब्लिक को लोन देती है अगेंस्ट प्रेसियस मेटल, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी। मान लीजिए कि कोई गोल्ड लोन देती है, ठीक है, लेकिन वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती पब्लिक से, ठीक है, वो सेविंग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, तो उस पर्पज़ में फॉर पर्पज़ ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत उस कंपनी को एक्स को एक बैंकिंग कंपनी माना जा सकता है? बिल्कुल जी नहीं माना जा सकता। इसका एक स्पेशल फेमस केस भी है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग मस्ट एक्सेप्ट, क्या आपकी डेफिनेशन के अंदर जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। मस्ट एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने होंगे। शुड नॉट कन्फाइन टू द डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर ओनली, ऐसे नहीं कि कुछ स्पेसिफिक लोगों से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे। इन केस ऑफ एंटाइटल्ड महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड वर्सेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इट वॉज डिसाइडेड दैट इफ ए कंपनी गेव लोन टू पब्लिक, अगर कंपनी ने लोन तो दिया है पब्लिक को, लेकिन
did not accept deposit from public, it could not be considered as banking company under Banking Regulation Act. As per section 5 of subsection B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ईयर भी आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को ताकि उसको लोन में कन्वर्ट करके दिया जा सके या इन्वेस्टमेंट के लिए उसको एक्सेप्ट किया जा सके। डिपॉजिट फ्रॉम मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड, डिमांड पे उसे पे करना होगा, या विड्रॉएबल हो चेक्स ड्राफ्ट्स के थ्रू। ठीक है, ये सारी कंडीशंस जो सारी जिसके साथ मीट होंगी वही कंपनी को बैंकिंग कंपनी माना जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं टू एनलार्ज क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जैसे कि आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनको 40% ऑफ ANBC बोला जाता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है, चलिए मैं ANBC के साथ ही लिंक करके बता देता हूँ। एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स भी होते हैं जो दोनों में से विच एवर इज हाइयर देखा जाता है, उसका 40% लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि किस ANBC के कितने परसेंट की आपको लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देने होंगे। तो आपको कितने देने होंगे? 75%। अगर एक ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो दो तरीके के बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स। इन्हें क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएटेड बैंक्स बोला जाता है। डिफरेंशिएटेड कैटेगरी के ये बैंक्स होते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन के अंदर इतना ही। ये बताया गया है कि कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर आते हैं आपके, एग्रीकल्चर, MSC। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट आएगा ना कि इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट से ही फॉरेन जो करेंसी है वो इंडिया के अंदर आएगी, फॉरेक्स बढ़ेगा। एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी या अदर्स की कुछ कैटेगरीज हैं वो आप पढ़ेंगे डिटेल में। आपको मैं सेशन ले आऊँगा जिसमें आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में सारी चीज़ें बता दी जाए, समझा दी जाए। ठीक है, चलिए इस सीरीज़ के इस सेशन के अंदर इतना ही। नेक्स्ट सेशन आपके लिए जल्द ही हाजिर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए गाइडली जो है वो आपके लिए CIB तक क्लियर करवा के छोड़ेगा। चैप्टर वाइज सेशंस, ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो हैं और जो टॉप 50 मॉड्यूल वाइज MCQs हैं वो जल्द से जल्द आपके लिए आने वाले हैं। और जो आपके लिए बंडल लॉन्च किया गया है उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है। उस बंडल में जाके आप सारी चीज़ें, हद से ज़्यादा आपको चीज़ें JIB से रिलेटेड मिलने वाली हैं और आपका एग्जाम क्लियर करवा के छोड़ेगा वो बंडल। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस सीरीज़ में और क्या चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। वो हम गाइडली के ऊपर, वो हमारा मकसद यही रहा है कि आपको सबसे अच्छा डेटा और सबसे रिलायबल डाटा प्रोवाइड करवाया जाए। थैंक यू सो मच।